वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली फिजिक्स का तो फंडा हम लोग सब जानते ही हैं कि जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी होती है हम हमेशा बात करते हैं वर्क डन की, बिकॉज वर्क डन हमेशा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है जब हम बॉडी की कोई पोजीशन डेवलप कर देते हैं। बहुत सारे केसेस आपने इससे पहले 11th क्लास में भी देखे हैं, जैसे ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में लेकर जाते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में हाइट पर लेकर जाते हैं तो ये बन जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में हमने देखा था कि स्प्रिंग को अगर आपने स्ट्रेच कर दिया तो स्ट्रेचिंग पोजीशन में उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम यहां पर जो देखने जा रहे हैं वो है केस इलेक्ट्रिक फील्ड का। माने अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसने कुछ एंगल बना रखा है फील्ड के साथ, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पर आगे की तरफ फोर्स, नेगेटिव चार्ज पर पीछे की तरफ फोर्स, और ये डायपोल को रोटेट कर देता है स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। ये बात हम इससे पहले वाले टॉपिक में कर चुके हैं। हमने देखा था कि डायपोल इज ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन पोजीशन ऑफ स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जहां उसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में होगा। अगर आप इसको अगेंस्ट द फील्ड लेकर जाते हैं तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा रोटेट कराने में। कितना आपने वर्क किया रोटेट कराने में, वो वर्क इसकी पोजीशन की फॉर्म में, नई पोजीशन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है इसलिए पूरा नाम इसका बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लेंगे सर्टेन कोई इनिशियल एंगल है हमारे पास, यहां से हम इसको लेकर जा रहे हैं किसी फाइनल एंगल तक, तो जितना भी रोटेशन में हमने वर्क किया है उसको हम बोलेंगे हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन में हम यही बात कह रहे हैं, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और खास बात यह है कि फील्ड के अगेंस्ट में रोटेट करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली बना लें तो कुछ ऐसा होगा कि ये सपोज हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर हम माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ एक डायपोल दिखा रखा है, लेंथ 12 आप अज्यूम करके ही चलें, ये कोई जनरल एंगल पर ये रखा हुआ है। तो इसका नेचर है क्लॉकवाइज रोटेट होने का, हम इसे एंटी क्लॉक रोटेट कराएंगे और वर्क डन फाइंड करेंगे। तो फिजिक्स में हमने देखा है जब भी हम वर्क डन फाइंड करने की बात करते हैं तो हमेशा शुरुआत कहां से होती है, याद कीजिए, स्मॉल वर्क डन से हम लोग हमेशा शुरुआत करते हैं ऐसे केस में जहां पर ये स्ट्रेंथ वाइज चेंज होता जाएगा। तो अगर हम स्मॉल एंगल की बात करें तो ये स्मॉल एंगल डी थीटा हम अज्यूम करके चलेंगे कि स्मॉल एंगल के लिए आप डी डब्ल्यू निकाल लीजिए, और जब एक बार डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क आ जाता है तो बाकी का काम तो बचता है फिर से क्या, मैथमेटिकल एंजॉयमेंट। इंटीग्रेट करके हम स्मॉल वर्क डन को टोटल वर्क डन बना सकते हैं। डेरिवेशन करने का तरीका आप लोग जानते ही हैं, हमेशा स्टार्टिंग लेट से, लेट ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट, अब की बार डायरेक्टली कह देंगे हम, डायपोल मोमेंट P is placed at angle theta in field E वेक्टर। तो शुरुआत हम सीधे सीधे कर रहे हैं, स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग, स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल बाय एंगल, स्मॉल एंगल है हमारे पास, कितना एंगल है, डी थीटा। तो बेसिकली वर्क डन का एक जो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था। जहां भी हमने पुरानी डेरिवेशन इससे पहले की है उसमें सब में वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं, बट ये केस हमारा रोटेशनल मोशन का है, ये फॉर्मूला हमारा लीनियर मोशन के लिए काम करता है। तो हमें ये तो मालूम नहीं है कि फोर्स की जगह रोटेशनल मोशन कौन ले लेता है, टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टाउ इंटू डी थीटा करके हमें वर्क डन का एक्सप्रेशन मिलेगा। ऑल्सो टॉर्क अगर हम एंगल थीटा की को अज्यूम करते हुए देखें तो टाउ का फॉर्मूला है हमारे पास पीई साइन थीटा, ये तो हम पहले से जानते हैं फॉर्मूला। तो अगर इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे ऊपर तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा वर्क डन का डी डब्ल्यू का पीई साइन थीटा डी थीटा। दिस इज द केस ऑफ स्मॉल वर्क डन। इस स्मॉल वर्क डन से टोटल वर्क डन बनाना है तो हमें कुछ अज्यूम करना होगा, देखना होगा यहां पर एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है। टोटल वर्क डन बनाने के लिए हम बात करते हैं डायरेक्टली नाउ बाय इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग
डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो ये हमें dw हम जानते हैं, डायरेक्टली w लिख दिया करते हैं, सिस्टम आपको पता ही है। एक्सप्रेशन अगर देखेंगे तो PE साइन थीटा डी थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट हमारे पास चल रही है, लिमिट बहुत जरूरी बात, इसके बारे में थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। यहां पर ज्यादातर को प्रॉब्लम होती है लिमिट्स ढूंढने में, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो लिमिट्स तो ढूंढ ली है, बहुत आसान है, एक जनरल सा सिस्टम मैं बता रहा हूं, जरूर आप लोग इसको आगे के लिए भी याद रखें। जब भी आपको लिमिट ढूंढनी है, देखिए एक्सप्रेशन में डी किसके साथ है, डी जिसके भी साथ होगा वो होगा हमारा वेरिएबल फैक्टर। यहां डी है थीटा के साथ, तो इस एक्सप्रेशन में आगे जहां भी थीटा मिलेगा वो एक्सप्रेशन वेरिएबल होगा, बाकी फैक्टर को हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं और उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। लिमिट्स ढूंढने के लिए डी के साथ जो फैक्टर है थीटा, देखिए देखते हैं वो थीटा है क्या। थीटा इज बेसिकली द एंगल ऑफ डाइपोल और डाइपोल मोमेंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास कोई इनिशियल एंगल हमें दे रखा है, पहले से कोई एंगल हम मान लेते हैं थीटा 1 पर, इनिशियल एंगल पर ये था और फाइनली अभी ये पहुंच गया है थीटा 2 एंगल पर। तो इनिशियल एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक हमें इसे रोटेट करना है, तो हम यहां इस एक्सप्रेशन में लिख भी देंगे यूनिफॉर्म फील्ड फ्रॉम रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, यही हमारी लिमिट्स भी बन जाएगी। तो लिमिट्स अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा 1 से थीटा 2, कांस्टेंट फैक्टर जो बाहर हो जाएगा दैट इज PE इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद मैथमेटिक्स की याद आपको आनी चाहिए। यहां आपके पास एक फॉर्मूला लगने जा रहा है जिसका फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इसे हम हमेशा लिखते हैं माइनस कॉस एक्स। कुछ कंफ्यूजन होता है थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस में आता है जबकि डिफरेंशिएशन ये प्लस में जाता है। तो साइन एक्स dx माइनस कॉस एक्स बना है, तो साइन थीटा डी थीटा, इसको हम लिख लेंगे माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो इसके बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। मेथड है, जो भी वेरिएबल फैक्टर है थीटा उसकी जगह अपर लिमिट थीटा 2 रखेंगे, माइनस खुद करेंगे, उसकी जगह लोअर लिमिट रखेंगे थीटा 1। तो फॉर्मेट होगा लिमिट्स रखने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। तो उससे पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं ताकि ये बाद में परेशान ना करे हमें। हमने किया कॉस थीटा में थीटा 1 से थीटा 2 का सब्स्टिट्यूशन, अब करेंगे तो माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका एग्जैक्ट फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। आखिर में एक छोटी सी लाइन बोल देंगे, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, therefore U is equals to W and the formula for W is PE cos theta 1 minus cos theta 2। ठीक है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में काम आ जाता है। कुछ एक स्पेशल केसेस भी इसमें बनते हैं, तो इसके स्पेशल केसेस को हम देख लेंगे अभी। उससे पहले अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो नोट कर चुके हुए अभी तक, देखते हैं स्पेशल केस की अगर हम बात करें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमारे पास आ चुका है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहां पर फर्स्ट केस बनता है कि अगर इनिशियल एंगल 0 डिग्री और फाइनल एंगल 180 डिग्री आपका हो जाता है, तो हमें पता है cos थीटा 1 cos 0 ये 1 होगा और cos थीटा 2 यानी कि cos 180 ये -1 होगा। इसको जब हम यहां फॉर्मूले में रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा U PE cos थीटा 1 की वैल्यू 1 बन रही है, cos थीटा 2 की वैल्यू -1 बन रही है, और ये वाला जो माइनस है बीच का, ये पहले से ही फॉर्मूले में बैठा हुआ है। ये ब्लू वाला माइनस अपनी जगह पर है, ब्लू वाला ये जो माइनस हमने रखा है ये फॉर्मूले का वैल्यू पर रखा है। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाता है ट्वाइस ऑफ PE। एक केस ऐसा है, एक केस ये हो सकता है कि आपको यहां देख लेते हैं, if initial angle is not given, ये थोड़ा कुछ खास बात है जो स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए है। कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी एक एंगल के लिए दी जाती है, याद रखिए, एक एंगल के लिए, सिंगल एंगल के लिए, दो एंगल की जरूरत है फॉर्मूले में।
तो अगर इनिशियल एंगल उसमें नहीं दिया हुआ है, एक ही एंगल दिया गया है, तो उस कंडीशन पर थीटा 1 को हम 90 डिग्री खुद ही मान लेते हैं। दिस इज पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी माना जाता है। तो थीटा 2 को हम मान लेते हैं, कोई एंगल है थीटा से, जो भी वैल्यू दे रखी होगी, तो उसको अगर हम रखेंगे तो यू पीई cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 जीरो होता है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 0 माइनस cos थीटा। और अब ये मॉडिफाई होकर आपके सामने जो बन रहा है वह फॉर्मूला आपके सामने है, देख लीजिए। u इज इक्वल्स टू पीई, जीरो का हटा दिया है, माइनस बाहर आ गया, तो माइनस पीई cos थीटा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे अगर आपको एक ही एंगल दे रखा है। स्पेशल फॉर्मूला है, मोस्टली न्यूमेरिकल इसी पर बनते हैं। कंफ्यूजन हो जाता है क्या इनिशियल एंगल है। इनिशियल एंगल ऐसे केस में जब नहीं मेंशन है तो उसको हम 90 डिग्री पर अज्यूम करके चलते हैं। इसी को अगर आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में पीई cos थीटा को आप चाहें तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मेट पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर के बाद भी ये स्केलर क्वांटिटी ही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। वो लिखने का तरीका है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो पीई cos थीटा को हमने लिख दिया पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेरिवेशन है, कभी कभी पेपर में आ भी जाती है, इसके भी आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके रखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।